जी अली भाई, क्या हाल चाल है? यार वैसे तुम ना बड़े ही परसिस्टेंट बंदे हो। मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूँ जब से स्पोर्टेज लॉन्च हुई है कि इसका रिव्यू क्यों करना है, क्या करना है उसका रिव्यू करके। इतनी अनरीजनेबली ओवर प्राइस गाड़ी आई है और अब ऊपर से रात को जो हुआ है, कल रात बॉम्बशेल। को या हुंडई निशात ग्रुप ने जो कर छोड़ी है, उसके बाद अभी भी बताओ, सोच लो करना है स्पोर्टेज का रिव्यू कि नहीं करना। देखें, करना तो बनता है। अब ऑफ कोर्स मार्केट की इतनी कॉमन गाड़ी थी जो उसका ये वाला वेरिएंट था, तो अब सिंस उसका नया मॉडल है तो व्यूअर्स की भी डिमांड है। आई थिंक कि हमें रिव्यू तो करना चाहिए। सो बेसिकली यू वांट कि मैं बिल्कुल एक लम्हे के लिए भूल जाऊं कि गाड़ी की प्राइस क्या है और कंपेटिटर्स क्या हैं, और मैं ये चीज़ भूल के रिव्यू करने की कोशिश करूं तुम्हारे साथ यस। उसकी। सो आई थिंक अब विदाउट एनी डिले लेट्स गो फॉर द रिव्यू। 60, 100, quarter mile, 2019 में तकरीबन 6 साल पहले पाकिस्तान के अंदर किया स्पोर्टेज लॉन्च हुई थी, और ये आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था किया को उस वक्त, बिकॉज क्रॉसओवर्स के अंदर इससे पहले कोई और गाड़ी नहीं थी। जो एक गाड़ी आई थी वो थी सुजुकी विटारा, लेकिन उसका जो साइज़ था किया स्पोर्टेज के मुकाबले में छोटा था और वो गाड़ी अपनी मार्केट में जगह ना बना सकी। बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर उस वक्त विटारा जो थी वो कोई अराउंड 4 मिलियन के करीब थी, और टोयोटा फॉर्च्यूनर 2017 में जो लॉन्च हुई थी वो कोई 5 मिलियन या एग्जैक्टली आई थिंक 52 लाख के करीब थी। सो विटारा ना चल सकी, और रिजल्ट जो सा है वो आप सबके सामने है। 2019 में जब ये गाड़ी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोग सिडान्स को छोड़ के क्रॉसओवर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, बिकॉज उस वक्त आपके पास जो सिडान्स थी पाकिस्तान में, जो नॉन गाड़ियाँ थी, दोज वर होंडा सिविक एंड टोयोटा करोला ग्रैंडे 1.8 जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता था। उसमें कुछ चंद लाख और डाल के आप क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर आ जाते थे। 6 ईयर्स डाउन द लेन बीच में बहुत सी और गाड़ियाँ आई, Hyundai Tucson आई, MG आई, HS, उसके बाद हैवल ने H6 भी निकाली और हैवल ने जोलियन भी निकाली। चाइना में भी ओशान आई, उसके बाद चेरी ने जो छोटी गाड़ी थी उनकी टीगो 4, चेरी ने टीगो 4 निकाली। 2 महीने हो चुके हैं और किया ने स्पोर्टेज का ये नया जनरेशन लॉन्च किया है, जो कि बाय द वे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बाहर इसका भी फेसलिफ्ट आ चुका है। ये फेसलिफ्ट नहीं है, ये प्री फेसलिफ्ट गाड़ी है। और मेरे साथ जो गाड़ी इस वक्त एग्जैक्टली खड़ी है ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जो कि हाइब्रिड है। रिम्स का जो फ़र्क है वो HEV में और फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट में मिलता है आपको। अल्फ़ा में जो रिम है वो भी एक साइज़ छोटा है और डिफरेंट है, और फ्रंट व्हील ड्राइव का और इसका भी रिम का जो कलर है उसमें भी एक डिफरेंस है। इमीडिएट फ्रंट से जब आप खड़े होकर देखते हैं तो आपको एक अजीब सी ना कश्मकश रहती है कि ये गाड़ी उससे छोटी है, वो गाड़ी बड़ी लग रही है, ऊंची है, बीफी लग रही है, चंकी लग रही है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं, थोड़ा सा एंगल से देखते हैं, तो आपको ये नई जनरेशन जो है ये थोड़ी सी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। इसके बोनेट की लेंथ भी ज़्यादा है, और साइड प्रोफाइल से जब आप बिल्कुल गाड़ी को साइड से देखते हैं तो ये गाड़ी उसके कंपैरिजन में लेंथ में ज़्यादा है, एंड दैट इज़ द रीज़न। उस गाड़ी की लेंथ का भी फ़र्क है, और थोड़ा सा गाड़ी के जो फ्रंट टायर्स और रेयर टायर्स के बीच का गैप है, जिसको आप गाड़ी का व्हील बेस कहते हैं, वो भी फ़र्क है। अभी चूंकि हम लॉन्ग व्हील बेस की बात करें, इसीलिए मैं इस फैक्टर को पहले हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से गाड़ी की जो रेयर केबन की लेग स्पेस है वो डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अनदर कार जो कि लॉन्ग व्हील बेस नहीं है। हाँ बिल्कुल मुझे फ़र्क लग रहा है थोड़ा सा, ऑल्दो बहुत कोई ड्रामेटिक नहीं है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वैसे जो स्पोर्टेज की पिछली जनरेशन थी जो कि लॉन्ग व्हील बेस नहीं था ये वाला मॉडल, इसमें भी मैंने नहीं सुना कि लोगों को की कंप्लेंट रही है कि जी पिछले जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनकी लेग स्पेस थोड़ी है, ये हेडरूम थोड़ा है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से वो थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो भी देख लेते हैं है कि नहीं। वो ये है कि गाड़ी की जो ट्रंक स्पेस है उसमें एक डिफरेंस होना चाहिए। लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है, तो ट्रंक स्पेस भी जो गाड़ी का है वो बेहतर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। ट्रंक की जो बे की डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा पिछली जनरेशन के मुकाबले में एक्सटेंडेड लग रही है, आपको बड़ी लग रही है। ट्रंक की लेंथ ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी जो बूट स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा, एंड एक एडवांटेज है जो कि आप सीट्स को फोल्ड करके गाड़ी का पिछला पूरा बे यूज़ कर सकते हैं। पहले भी था, वो अभी भी आपको मिल रहा है। यानी कि ट्रंक स्पेस गाड़ी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी हुई है।
अच्छा, अब मैं गाड़ी के अंदर जब आके बैठा हूँ तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल रही है हैवी ड्यूटी किस्म की, जो कि बाय द वे Hyundai सोनाटा एन लाइन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। आपको एक फुल स्क्रीन मिल रही है, उसी में आपका मीटर भी आ रहा है, उसी के स्क्रीन के अंदर ही आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, आपके पास ट्रंक का बटन है, ये 12 वोल्ट बैटरी रीसेट आपने करनी है उसका बटन है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो गाड़ी के सेंटर कंसोल से उठ के अब यहाँ पे आ चुकी है। अगेन ये वो चीज़ है जो कि Hyundai सोनाटा में भी इस लोकेशन पे थी गाड़ी की, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। एक जो चीज़ मैंने अभी नोटिस की है, गाड़ी के अंदर हार्मन कार्डन का आपको साउंड सिस्टम मिल रहा है, और इसको चला के भी देखेंगे। ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी अच्छी होनी है, बहुत बड़ा की फैक्टर है। जिन लोगों ने Haval H6 देखी हुई है, उसमें बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन है गाड़ी का, उसका जो गियर सिलेक्टर है, वो अब लीवर की जगह एक डायल आ चुका हुआ है, एग्जैक्टली उसी तरह जैसे कि आपको Haval के अंदर मिलता है। आपको रोटरी नॉब मिल रहा है जहाँ से आपने गियर चेंज करना है। सोनाटा में बटन मिलते हैं, Haval में डायल मिलता है। सो दिस इज़ अ डायल सिस्टम। और अब वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, गाड़ी का प्राइस टैग वर्थ इट है या नहीं है, वो मज़ीद गाड़ी को वैसे ड्राइव करके देख लेते हैं। शाहिल को बुलाया जाए और इकट्ठे ड्राइव पे चला जाए, ताकि हम दोनों अपनी जो ओपिनियन है उसको शेयर कर सकें। चलें, फाइनली आज हमारे पास है जी न्यू किया स्पोर्टेज। इस गाड़ी की वैसे बहुत ज़्यादा एक टाइम पे हाइप तो बनी हुई थी। हाँ, आई नो, लेकिन चलें अभी हम इसको जस्ट एज अ प्रोडक्ट स्टैंड अलोन रिव्यू करेंगे। मैं इससे ज़्यादा भी कोई बात नहीं करूँगा। सिंस मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो अपना जो ड्राइविंग पर्सपेक्टिव है वो बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पिछली स्पोर्टेज मैंने बहुत एक्सटेंसिवली चलाई है, और उसके बाद जब मैं इस पर आता हूँ, एक चीज़ जो मैंने इंस्टेंटली नोटिस की है वो इसकी ब्रेक्स हैं। आउटस्टैंडिंग ब्रेक्स, और जो इसका ब्रेक बाइट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस होगा। लेकिन जो आपका ओवरऑल ये ड्राइवर का पर्सपेक्टिव है उसमें वैसे पिछली वाली से मुझे कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं था, और इसमें भी आपके पास ए पिलर पे ब्लाइंड स्पॉट्स इतने नहीं बन रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ जो एडैस के फीचर्स हैं और जो बाकी इसमें ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्टिंग विद दिस ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जो कि आपको इंडिकेशन देता है आपके राइट या लेफ्ट साइड मिरर पे कि इन केस अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आप गाड़ी को लेन चेंज उसकी ना करें। उसके अलावा इसका मीटर, ऑफ कोर्स जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये कि इसका ये जो कंप्लीट एक पैनोरामिक डिस्प्ले है, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन द लेफ्ट साइड और जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपके सामने, वो भी बहुत बेहतर है। पिछली स्पोर्टेज से जो बंदा भी इस गाड़ी पे आएगा ना, वो तो वाकई समझेगा कि वो एक जनरेशनल लीप है, नॉट जस्ट इन कार्स बल्कि जैसे बंदों में भी होती है। उसके साथ साथ और इसका अब थोड़ा सा टॉगल करते हैं। अगर आपने कोई भी रिसेंट टाइम्स में न्यू Hyundai या किया की गाड़ियां चलाई हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह का डिस्प्ले है। Hyundai सोनाटा इज़ अ रीसेंट एग्जांपल। इसमें बिल्कुल उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। थोड़ा सा उन्होंने इसके जो विजुअल्स हैं उससे तो ऑब्वियसली ट्वीक किए, लेकिन अदरवाइज इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक जो एडिट चीज़ है वो ये है कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की एडिशन की गई है। बाकी एडीएस की जो ऑप्शंस हैं वो उसी तरह ही आपको शो होती हैं जैसे किसी भी इस लीग की गाड़ी की आपको नज़र आती हैं। हाँ, एक चीज़ जो इसकी बेहतर है वो ये कि कर्व्ड जो आपको पैनोरामिक डिस्प्ले मिलता है, इसकी फील बेहतर आती है। ये भी ड्राइवर सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा ड्राइवर को महसूस नहीं होता है कि ये चीज़ें उससे दूर हैं। लेकिन जो गाड़ी का रूम है, लाइक जो अगर डिस्टेंस देखा जाए ड्राइवर से लेके विंडशील्ड तक, वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। सीट एडजस्टमेंट की बात की जाए अभी भी एग्जैक्टली सेम है। 2-वे लंबार सपोर्ट है, जबकि बाकी जो आप हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक। सेम एडजस्टमेंट आपको लंबार सपोर्ट के अलावा उस वाली सीट पे जो पैसेंजर सीट है उसमें भी मिलती है। आपके पास फ्रंट दोनों जो सीट्स हैं और जो स्टीयरिंग है वो हीटेड है। अब अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, आउटसाइड टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री टच करे, तो अभी तो हम वो टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। एक और जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो ये कि आपके पास 360 डिग्री कैमरा की ऑप्शन भी दे दी गई है, जो आप इनेबल कर सकते हैं जैसे ही आप इस बटन को टच करते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स जब आप स्लो स्पीड पे होते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एक और जो चीज़ ऑफ कोर्स ये 360 डिग्री कैमरास के आगे आती है वो ये कि जैसे ही मैं राइट या लेफ़्ट का इंडिकेटर देता हूँ तो मुझे मेरे मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी वो उसी साइड की व्यू दिखा देते हैं। ये बहुत सिमिलर है टू Hyundai Santa Fe, और ये बहुत ज़्यादा वैसे हेल्पफुल होता है। आप जैसे ही राइट या लेफ़्ट का लेन चेंज करने के लिए इंडिकेटर देते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे कोई गाड़ी या कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं। गाड़ी का
कंफर्ट लेवल, सस्पेंशन, और वो भी स्पेशली इतना ज़्यादा वो किया ने एक वर्ड को, एल को फोकस किया हुआ है, आई मीन लॉन्ग व्हील बेस। यस। तो लॉन्ग व्हील बेस की वजह से जी कंफर्ट लेवल बेहतर है गाड़ी का, और साइज भी बहुत बड़ा है, तो पता नहीं स्पोर्टेज ना होगी कि सेंटा फे के मुकाबले पे आ गई गाड़ी। सो कंफर्ट वाइज यू रिमेंबर सेंटा फे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके मुकाबले में चलो सेंटा फे की बात बाद में करते हैं, पिछली स्पोर्टेज के मुकाबले में कंफर्ट लेवल कैसा लग रहा है? गाड़ी की जो राइड है, आप जा रहे हो, गाड़ी एक थोड़ा सा आपको जरा एक फ्लोटिंग इफेक्ट दे रही है, वो डू यू थिंक इट्स इम्प्रूव, या क्या क्या कहना चाहोगे? नहीं, पिछले स्पोर्टेज के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत बेहतर है इसकी जो आपको ओवरऑल कंफर्ट, राइड कंफर्ट भी है। अब टायर्स इसमें वैसे हैंकॉक के आ रहे हैं, जो पिछली स्पोर्टेज थी उसमें आपको कमो दिया जा रहा था, लेकिन ओवरऑल मुझे गाड़ी का राइड कंफर्ट बहुत बेहतर लगे। अब ये हो सकता है कि शायद सीट्स इन्होंने बेहतर की हैं या इसकी पैडिंग बेहतर की गई है, लेकिन ओवरऑल एज अ ड्राइवर तो मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। अभी स्पीड बम्प्स भी थे और आउटस्टैंडिंग। एक डिफरेंस और, ऑफ कोर्स सस्पेंशन भी इम्प्रूव्ड होगा, बिकॉज टाइम के साथ साथ चीजें इम्प्रूव होती हैं। और जो चीज मैं गाड़ी की शुरू में बता चुका था कि टायर रिम साइज तो 18 है, लेकिन प्रोफाइल जो है वो भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स फर्क पड़ा होगा। और लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से यस, गाड़ी में थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस ऐड हो रही है, लेकिन गौर से एक चीज ऑब्जर्व करो, पिछली स्पोर्टेज के बाद ये गाड़ी रिलेटिवली सॉफ्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम पिछली स्पोर्टेज में आपको इस तरह थोड़ा सा ये जो बाउंस दे रही है, वो महसूस होता था, वो पिछली स्पोर्टेज में महसूस नहीं होता था। वो इस गाड़ी में आपको, इसी रोड के ऊपर हम पिछली स्पोर्टेज में कितनी दफा जा चुके हैं, लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि ये रोड जोन सी है, जरा अनइवन और बाउंसी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना ये डिफरेंस? नहीं, ये बिल्कुल फेक आपको फर्क महसूस होगा। आई थिंक ओवरऑल जो झूला होता है गाड़ी का, वो इसमें ज्यादा आपको महसूस होता है। उसी के बाद एक और जो चीज़ है, अब जो सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि हाइब्रिड गाड़ी है और पाकिस्तान में पहली स्पोर्टेज है जो कि हाइब्रिड इन्होंने मुतारिफ करवाई है, तो फ्यूल एवरेज कैसी है? अभी तक जितनी हमने इस गाड़ी को चलाया, बाय द वे बिल्कुल एक ब्रांड न्यू यूनिट है, और इसकी टोटल जो अभी माइलेज है वो तकरीबन 450 किलोमीटर चली हुई है। हम लोगों ने उसमें से तकरीबन 200 चलाई है, और शहर के अंदर ये आपको 17 से 19 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है। अब इसी के मुकाबले में जब हमने हैवल की गाड़ियों को रिव्यू किया था, तो वो इससे 1 से 2 किलोमीटर पर लीटर कम थी, और वे होपिंग के विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो थोड़ी सी बेहतर ही होगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो मेंशन करने वाली है शाहील, वो क्या है? वो ये कि इस गाड़ी का जो सेटअप है वो एग्जैक्टली सेम है Hyundai Santa Fe वाला। ऐसी इंजन की बात हो रही है, 1.6 पावर ट्रेन हाइब्रिड एंड इंजन, उसकी बात हो रही है। एंड व्हाट अबाउट इलांट्रा हाइब्रिड? नहीं, इलांट्रा में तो नॉन टर्बो है ना, सो इस गाड़ी में आपको 1.6 टर्बो हाइब्रिड दिया जा रहा है। सो दैट मींस के अगेन हम सेंटा फे से हमने पहले कंफर्ट लेवल कंपेयर करना था, जो कि हमने नहीं किया, वो भी अब कर लेते हैं। और गाड़ी की जो ड्राइव, ओवरऑल गाड़ी का जो सेटअप है, गाड़ी का जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है, वो भी सेंटा फे। लेकिन अली, अब देखें ना, नीचे कमेंट्स आ रहे होंगे कि भाई आप डिफरेंट लीग की गाड़ियों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? वो तो पहले बता दें हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं। अच्छा, वो कंपेयर बाखुदा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, और मेरा पहले दिन से एक सिंगल पॉइंट स्टांस है कि यार मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं एक 5 सीटर छोटे सेगमेंट की गाड़ी ज्यादा पैसे लगा के क्यों खरीदूं, जबकि मुझे इससे कम पैसों में Hyundai Santa Fe का फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट मिल रहा है, जो कि इससे साइज में भी अबव है। साइज की बात करते हुए मुझे अब ऑनेस्टली बताओ कि यहाँ पे बैठे हुए इंटीरियर और डैशबोर्ड की जो फील है, आपको सेंटा फे के मुकाबले में लग रही है ये? अच्छा, इसमें दो चीजें, एक ये कि जो फील है एस्थेटिक वाइज वो इसकी बेहतर है, क्योंकि ये जरा आपको एक बेहतर एक फील देता है, टेक्नोलॉजी इसमें बेहतर यूज की गई है। लेकिन अगर आप साइज की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो सेंटा फे तो इससे बड़ी है कैटेगरी वाइज। उसमें आपकी सिटिंग हाइट भी से थोड़ी सी बेहतर है, ओवरऑल डैशबोर्ड की फील आपको वाकई में लगता है कि यार आप किसी अच्छी बड़े सेगमेंट की गाड़ी के अंदर बैठे। फिर इसमें है कि ड्राइविंग मोड्स की अगर बात करें, 3 आपके पास डेडिकेटेड ड्राइविंग मोड्स हैं, जिसमें इको, स्पोर्ट और स्मार्ट है। स्मार्ट में बेसिकली गाड़ी खुद ही अडेप्ट करती है जिस तरह का आपका ड्राइविंग स्टाइल है, वो इको का स्कोर भी आपको बताती है, और अगर आप ज़्यादा हैवी फुट के साथ चलाएंगे तो वो उसी तरह ही आपके इको के स्कोर को ख़त्म करके वो स्पोर्ट मोड पे चली जाती है। तो अभी ये तो पिछली जनरेशन में भी जितनी Hyundai और Kia की गाड़ियाँ थी उनमें ऑप्शन आपको ऐसे मिल रही थी। देयर इज अ वेरी बिग एलिफेंट इन द रूम, और वो एलिफेंट जो है ना, वो ये है कि वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके साथ इसका डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। और लॉन्च से पहले इवन किया कंपनी के मैंने बहुत सारे डीलरशिप पे जो सेल्स एजेंट देखे थे, वो भी उस गाड़ी का नाम ले रहे थे और कंपैरिजन कर रहे थे उसके साथ। ये वो गाड़ी है जिसके ओनर्स हमें उसके बारे में कुछ भी कहें तो बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं।
कौन सी गाड़ी है? Haval H6 HEV। एग्जैक्टली। Yes। सो हैवल के अंदर यू नो फॉर अ फैक्ट के बहुत से लोगों ने कंप्लेन शुरू कर दिए, किसी को रैटलिंग का Yes। प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को एसी का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड अगेन एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स इट्स एन ओवर प्राइस कार। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये वो फैक्टर्स हैं जो जब तक आप गाड़ी 2-3 साल मार्केट में नहीं रखते हैं और देखते हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता। अब ये जो ऑनर्स हैं, जिस बंदे ने भी गाड़ी लॉन्ग रन चलानी है, 50,000 प्लस किलोमीटर्स चलानी है, ये वो सबसे बेहतर इस चीज़ का जज होगा। जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं ड्राइव करने के बाद Haval H6, और ये मुझे एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है वो ये कि इस गाड़ी की कंफर्ट उससे बेहतर है, बहुत बेहतर ठीक है। फील वाइज प्रीमियम है ये अच्छा, गाड़ी। दूसरा हमेशा से ये एक फैक्टर है जी कि Haval H6 जो HEV है स्पेशली, वो काफ़ी तेज़ है क्योंकि हाइब्रिड है, टर्बो एक्सेट्रा। तो इसमें अब मुझे वो वाला फैक्टर भी एक तरह से बिल्कुल बैलेंस आउट हो गया है कि ये भी उसी तरह ही तेज़ गाड़ी है। बल्कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, हमने इन दोनों गाड़ियों का ड्रैगी का कंपैरिजन भी कर दिया हुआ है, तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि अब जो है दोनों गाड़ियाँ टर्बो हाइब्रिड हैं और एक ही लीक की गाड़ियाँ हैं, तो कौन सी ज़्यादा तेज़ है। अब मुझे ये बताओ कि कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, आपने वो भी गाड़ी चलाई है, ये भी चलाई है, अब हम सिर्फ इन दो गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। Haval H6 HEV। सो डू यू थिंक के लगभग ये कोई तकरीबन 7 से आई थिंक 8 लाख रुपए का कुछ इसी तरह की फिगर है जो फर्क है इसका और उसका। सो इस अमाउंट को देखते हुए विल यू स्पेंड दैट अमाउंट एक्स्ट्रा ऑन अ Kia Sportage और यूड स्टिल गो फॉर अ Haval? अच्छा, वैसे ये एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है क्योंकि अगर आपने 0 मीटर गाड़ी की कंडीशन लगानी है, हाँ 0 मीटर हाँ। की कंडीशन 0 मीटर की है। तो उस केस में आई थिंक कि मैं ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो स्पेंड करके आई गो फॉर द न्यू स्पॉटेज। उसमें एक दो फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैंने लोकल जो हमारे गाड़ियों के ऑनर्स हैं ये Haval के H6 के, उनके साथ जब डिस्कशन की तो उनका भी अब जो रिस्पॉन्स है वो बहुत मिक्स्ड है, स्पेशली जिन लोगों ने गाड़ी को 2 साल अब रख लिया हुआ है। सो दे ट्राइंग टू एक्चुअली सेल देयर कार, गेट रिड ऑफ देम। कुछ तो खैर मानते ही नहीं है ना भाई, कहते हो इसकी ऐसी की वो तैसी। प्रोबेबली अभी उन्होंने नई गाड़ी ली है तो उनका हनीमून पीरियड चल रहा है। एक फैक्टर और भी होता है, कहते हैं यार ये मेरी गाड़ी की बुराई जुबान से आम होगी तो रीसेल खराब हो जाएगी। यस, वो भी है। तो अच्छा। लेकिन एनीवे मेरा जो ओपिनियन है, अगर तो 7-8 लाख का जो आप डिफरेंस हम बता रहे हैं प्राइसिंग में ब्रांड न्यू गाड़ी का, उसमें तो भाई आई विल गो फॉर द न्यू स्पॉटेज। अच्छा, मेरा अब मैंने खुद जो सवाल किया था मुझे जवाब उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। पार्ट 2 में उसका आपको बाद में बताता हूँ। पार्ट 1 ये है, मेरा सवाल था सिर्फ H6 को और इसको कंपेयर करना है। सो उस केस में माय पिक इज डेफिनेटली गोइंग टू बी Kia Sportage। नाउ पार्ट 2, आई वुड स्टिल नॉट बाय दिस कार। हाँ, क्योंकि वो सिंस आई एम श्योर लोगों को भी पता चल गया होगा कि अब जो Hyundai Santa Fe है वो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको बिल्कुल ऑलमोस्ट आई थिंक ब्रांड न्यू भी मिल जाएगी। और आई थिंक कि अगर तो आप 2023-24 मॉडल लेंगे, बल्कि 24 में आई थी यार, ब्रांड न्यू तो भाई आज भी सस्ती है इससे, फ्रंट व्हील ड्राइव जो फ्रंट व्हील ड्राइव, यस, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना कंपैरिजन करते हैं और नहीं वो सेंटा फे तो महंगी है इससे। मैं कहता हूँ भाई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करो ना। ऑल व्हील ड्राइव सेंटा फे के साथ एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी को क्यों कंपेयर करते हो आप? ठीक है, उसमें एडास के ये वाले फीचर्स नहीं है फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट में, लेकिन मेरे वाली बात में भी मैं बायस्ड हूँ। बहुत से लोग ये कहेंगे मैं बायस्ड हूँ, मुझे पता है इस बात का, लेकिन मेरे लिए यार वो कैटेगरी वाली बात ना थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ माय कंक्लूजन। इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि भाई वो जो 7 सीटें हैं ना वो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल हैं। बल्कि अली भाई आपने भी रिव्यू किया था और आपने इतनी शिकायत लगाई थी कि यार पीछे तो बैठा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं बैठा जा सकता। वो 7 सीटर मोस्टली जो गाड़ी है बच्चों के लिए। अच्छा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 7 सीट्स वाला जो फैक्टर है ना वो देखो ऑप्शनल, आपके पास एक एक्स्ट्रा 2 सीट्स का जो एडवांटेज है एग्जिस्ट करता है। आप उसको एक लम्हे के लिए बाहर निकाल दो, 90% यूजर जो है ना 7 सीटर गाड़ी का वो सीटें फोल्ड करके ये उठा के रखता है। आपने वो रख ली, लेकिन उस गाड़ी के अंदर जो राइड कंफर्ट, हाँ, वो फर्क, केबन इंसुलेशन उस गाड़ी की, उसकी रोड नॉइज वगैरह, हर लिहाज से वो गाड़ी, और साइज के लिहाज से भी, स्पेशली वो लोग जो कहते हैं ना कि यार गड्डी का टैका होना चाहिए, गाड़ी की रोड प्रेजेंस होनी चाहिए, वो रोड प्रेजेंस भी उस गाड़ी की इससे ज्यादा है। एंड कीप इन माइंड अ वेरी ह्यूज फैक्टर कि वो गाड़ी इससे आज भी ब्रांड न्यू गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव सस्ती है बिल्कुल। ये आई थिंक एटलीस्ट इट्स 1 मिलियन ओवर प्राइस्ड। और अगर इसकी प्राइस 1 मिलियन कम होती है ना, तो जैसे पिछले मॉडल जो सा था ना किया का,
किया स्पोर्टेज एक हिट गाड़ी थी पिछले मॉडल के अंदर, इसकी भी प्राइस अगर 1 मिलियन कम होती ना और कंपनी इस चक्कर में ना पड़ती, जो इनके सो कॉल्ड सेल्समैन भी अनऑफिशियली कह रहे थे जी हैवल से मुकाबला है, ये हैवल से मुकाबला ना करते, बेंचमार्क ना बनाते, अपना प्रोडक्ट अपनी प्राइस पे लॉन्च करते, तो यार मेरे ख्याल से ये गाड़ी 117 118 की शायद जस्टिफाई हो जाती है, एक अच्छा हिट मॉडल होता है ये भी। और अभी भी देख लो, इट्स बिन ओवर 2 मंथ्स, ये बात मैं पहले इंट्रो में भी कर चुका हूँ, आपने कितनी गाड़ियां देखी हैं? हाँ ये तो है। हाँ तो अब हम लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है जी न्यू स्पोर्टेज। आई थिंक अब हमें वापस आना चाहिए टूसन पे, और न्यू जनरेशन की टूसन एट 110 जो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 11 मिलियन, और उसके अलावा जो 12 मिलियन है वो उसका जो टॉप ऑफ द लाइन सिग्नेचर वेरिएंट है वो उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अच्छा, प्राइसिंग में जो बेस वेरिएंट सेंटरफेक है और जो टूसन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें मिलियन का फर्क है, राइट? उसमें यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसमें इतना ही फर्क है। सो दिस इज एग्जैक्टली द रीजन के बेशक वो एक न्यू जनरेशन लाए हैं Hyundai पाकिस्तान में टूसन की, लेकिन उन्होंने उसको प्राइस इस तरह की है कि उन्होंने सेगमेंट को ओवरलैप नहीं करने दिया, और इसी वजह से रिगार्डलेस के वो न्यू जनरेशन है। और बाय द वे अब मुझे याद है कि फीचर्स भी ज़्यादा हैं। अब जो दो मुझे पर्सनली बड़े ज़बरदस्त फीचर लगे हैं जो टूसन में और जो स्पोर्टेज में नहीं है, वो ये कि आपको फ्रंट सीट्स, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे स्पोर्टेज में कि न्यू स्पोर्टेज में सिर्फ फ्रंट सीट्स हीटेड हैं, लेकिन जो टूसन है उसमें वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स हैं, एक ये चीज़। दूसरी ये कि जो ड्राइवर सीट है वो वैसे भी उसमें मेमोरी सीट्स की ऑप्शन है जो कि 2 प्रीसेट्स के साथ आती है, तो ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली एब्सेंट हैं फ्रॉम किया स्पोर्टेज HEV जो अभी उनका लेटेस्ट वेरिएंट है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि टूसन ने जो प्राइसिंग और मार्केट के डायनामिक्स को किस तरह लॉन्च किया है इस प्राइस पे। नहीं, ये समझने वाली जो बात है वो ये नहीं कि Hyundai ने लॉन्च कैसे की, समझने वाली बात ये है कि किया ने क्या सोच के ये प्राइस रखी थी, वो जस्टिफाई करना चाह रहे थे जी नई जनरेशन है इसलिए महंगी है। तो यार टूसन की भी नई जनरेशन है, दोनों कोरियन ब्रांड्स हैं। किया तो यहाँ तक कह रहा था ना जी हैवल चाइना की है, वो तो आपको पता है कि इट्स कोट कर रहे थे कि जी चाइनीज ब्रांड से हमारा कोरियन ब्रांड प्रीमियम है तो इसलिए हमने इसको महंगा रखा हुआ है थोड़ा सा। तो यार Hyundai इज इक्वली अ प्रीमियम ब्रांड, बल्कि आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल परसेप्शन वाइज शायद थोड़ा सा किया से भी मे बी थोड़ा सा बेहतर ही हो। आई थिंक चलें फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल ब्रांड्स हैं, हम उस डिबेट पे भी नहीं जाते हैं। इवन देन अगर तो आपकी जो टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है वो 10 लाख का फ़र्क के साथ आ रही है और उसके अलावा उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, तो इट क्लियरली शोज़ कि आपकी प्राइसिंग मॉडल में कोई मसला है। यार मैं तो भाई टॉप ऑफ द लाइन से कंपेयर आई एम सॉरी नहीं करूंगा। देखो कंपैरिजन करो, मैं बार बार कहता हूँ एप्पल टू एप्पल, यानी आप स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव को टूसन फ्रंट व्हील ड्राइव से कंपैरिजन करो, तकरीबन 19 से 20 लाख का फर्क है, 18.5 कुछ इस तरह का फर्क है। और अगली चीज मैं आपको ये बताऊं कि इसकी वजह से आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है उसमें भी फर्क आएगा, 2 मिलियन का इम्पैक्ट उसमें भी आएगा। ऑन रोड प्राइस में आपको वो और ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो आई एम सॉरी टू से दिस बट मेरे लिए इट्स अ टोटल नो ब्रेनर। आप टूसन छोड़ के 18-20 लाख रुपए ऊपर खर्च करके आप क्यों जाओगे स्पोर्टेज की तरफ? बिल्कुल, अब तो ये पूरी डिबेट ही खत्म कर दी है Hyundai ने टूसन लॉन्च करके। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी कि किसी तरह आप डिफेंड करना चाहते हैं स्पोर्टेज को तो हमें कमेंट्स में बताएं, वरना अदरवाइज तो टूसन इट इज़ बड़ा स्वीट स्पॉट है जो उन्होंने प्राइसिंग के हिसाब से सेट किया है। आई थिंक अभी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका भी रिव्यू करें और आप लोगों के साथ कम्प्लीटली फिर एक फेयर कंपैरिजन लेके आएंगे बिटवीन द करंट क्रॉसओवर्स। एक छोटी सी चीज और ऐड कर दूं, लंबी डिबेट नहीं करूंगा, कि मेरा ख्याल है इस प्राइस के ऊपर कोरोला क्रॉस को भी फर्क पड़ेगा टूसन से। यस, एनीवेज ये बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी, ये मेरा ख्याल है जब टूसन रिव्यू करेंगे तो उसके लिए छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। सो व्यूअर्स टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।